हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास। मेरा नाम है करिश्मा तिवारी और मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटोर। आज हम आईसीएससी क्लास 9th का लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू द बायोलॉजी। अब इस चैप्टर में हम सारे चैप्टर में जो भी डेफिनेशंस हैं, जो भी पॉइंट्स हैं, उनको डिटेल में समझेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं कि बायोलॉजी है क्या, तो देखो, बायोलॉजी का सिंपल सा मतलब है, बायो टर्म जो है दो लैटिन वर्ड से या दो टर्म से मिलकर के बना है। पहला वर्ड है इसमें हमारा बायो और दूसरा है हमारा लोगस या लॉजी। तो यहाँ पे बायो का मतलब सिंपल सा होता है दैट इज एनीथिंग दैट इज लिविंग, और वहीं पे लॉजी का मतलब टू स्टडी, मतलब एक ऐसे सब्जेक्ट जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करेंगे, उस सब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजी बोलते हैं। अब अगर बायोलॉजी की बात करें तो ये एक साइंटिफिक स्टडी है जहाँ पे लिविंग बींग्स की हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। नेक्स्ट अगर डेफिनेशन की बात करें तो बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स। एंड यहाँ पे लिविंग बींग कौन कौन से होंगे? प्लांट होगा, एनिमल होगा, माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये सारे के सारे ग्रुप ऑफ एनिमल को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं और इनकी स्टडी को बोला जाता है बायोलॉजी। क्लियर? अब अगर बात करते हैं तो बायोलॉजी में हमारे सारे माइक्रोस्कोपिक लाइफ आते हैं जिसकी हम स्टडी करते हैं, सारे प्लांट्स आते हैं और वहीं सारे एनिमल्स आते हैं। अब पहली चीज ये होती है कि प्लांट, एनिमल एंड माइक्रोस्कोप को ही हम लिविंग ऑर्गेनिज्म क्यों बोलते हैं? तो पहली चीज याद रखना आप, लिविंग ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब ऐसे ग्रुप ऑफ एनिमल्स जो सारी लाइफ प्रोसेस परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब वो ब्रीद करेंगे, एनर्जी का प्रोडक्शन करेंगे, उनके बॉडी में न्यूट्रिशन होगा, वो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कर सकते हैं, वो एक्सक्रीशन की प्रोसेस कर सकते हैं और साथ में अपने इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। ऐसे ग्रुप ऑफ एनिमल्स को या ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म। वहीं अगर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं दे डज नॉट रिस्पॉन्ड टू देयर इन्वायरमेंट, और इसी की वजह से हम उन्हें क्या बोलते हैं? नॉन लिविंग। और लिविंग की स्टडी करने को क्या बोलता है? बोला जाता है इट इज नोन एज बायोलॉजी। नेक्स्ट अगर बात करें बायोलॉजी की तो सबसे पहले बायोलॉजी किस सब्जेक्ट के अंदर आता है? तो आप याद रखना, बायोलॉजी कम्स अंडर द सब्जेक्ट साइंस। अब साइंस में भी टोटल 3 ब्रांच है हमारी, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है एंड बायोलॉजी है। तो फिजिक्स कहने का मतलब एक ऐसे सब्जेक्ट जिसमें आप क्या पढ़ोगे? मैटर के बारे में पढ़ोगे, एनर्जी के बारे में पढ़ोगे, मशीन्स के बारे में पढ़ोगे। आपके इन्वायरमेंट में कोई फेनोमेना हो रहा है, वो किस रीजन से हो रहा है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो गया, डे हो गया, नाइट हो गया, ये सारी की सारी कंडीशंस हम कहाँ पे पढ़ेंगे? फिजिक्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट में अगर बात करते हैं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री केमिकल टर्म से ही समझ में आ रहा है, केमिस्ट्री एंड केमिकल से रिलेट कर सकते हो। मतलब एक ऐसे ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें आप लोग केमिकल्स के बारे में पढ़ोगे, इक्वेशंस पढ़ोगे, कोई भी हमारे इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा, फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है, कोई सब्सटेंस किस मटेरियल से मिलके बना है, ये सारी की सारी सब हम लोग चीज कहाँ पे पढ़ेंगे? वी स्टडी इट इन केमिस्ट्री। वहीं बायोलॉजी का मैंने आपको बताया एक सिंपल सब्जेक्ट है जहाँ पे हम क्या करेंगे? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट्स की लाइफ साइकिल कैसी है, एनिमल्स की कैसी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरीके के होते हैं, उनकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, ये सारी चीजें हम कहाँ पे पढ़ेंगे? बायोलॉजी में पढ़ेंगे। एक चीज और याद रखना, मॉडर्न साइंटिस्ट ने बायोलॉजी को लिविंग साइंस भी बोला है, बिकॉज लिविंग साइंस या लाइफ साइंस भी बोला है, क्योंकि यहाँ पे हम लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। तो कभी भी लाइफ साइंस या बायोलॉजी टर्म आता है तो कंफ्यूज मत होना, बिकॉज दे बोथ आर द सिमिलर। क्लियर? अब बारी आती है हमारे बायोलॉजी की ग्रोथ कैसे हुई थी एंशिएंट टाइम से। अब हमें पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म तो हमारे बर्थ से पहले भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, तो इन सभी की ग्रोथ कैसे हुई और बायोलॉजी सब्जेक्ट कैसे बनी, हमें पहले वो पढ़ना पड़ेगा। तो देखो,
सबसे पहले बात करते हैं हम कब की, प्री हिस्टोरिक एरा की। प्री हिस्टोरिक एरा कहने का मतलब एक ऐसा टाइम जब हमारे हिस्ट्री में किसी भी सब्सटेंस का इन्वेंशन नहीं हुआ था, किसी भी चीज की डिस्कवरी नहीं हुई थी। हमारे जो भी एंसेस्टर थे वो स्टोन एज में थे उस टाइम पे। अब स्टोन एज में थे कहने का मतलब दे यूज ऑल ओवर द टूल्स दैट वाज मेड अप ऑफ स्टोन्स। तो प्री हिस्टोरिक एरा में सबसे पहले अगर हम बात करते प्रिमिटिव मैन की, तो ये जंगल में और केव में रहा करते थे और वहीं पे फूड को कलेक्ट करते थे, एनिमल्स को हंट करते थे, और कोई भी मॉडर्न साइंस, कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टूल वहां पे नहीं हुआ था। तो फिर उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो जंगल में रहना स्टार्ट किए। जंगल से वो शिफ्ट हुए केव में। केव से शिफ्ट होने के बाद उन्होंने अर्ली इंटरेस्ट दिखाया प्लांट एंड एनिमल्स में, और उसके बाद डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ जहाँ पे वो फार्मिंग स्टार्ट किए, डोमेस्टिक एनिमल को अपने साथ रखने लगे, मिल्क, शीप, और ऐसे मतलब आप बता सकते हो काऊ हो गया, डॉग हो गया, शीप हो गया, गोट हो गया, बफेलो हो गया, ऐसे एनिमल्स का इन्होंने डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किया। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि हम जो बोलते हैं ना कि हमारे एंसेस्टर केव में रहा करते थे, तो केव में रहने का हमें एविडेंस मिला फ्रॉम द केव पेंटिंग, जो अलग अलग रीजन में हमें देखने को मिली। ये देखो यहाँ पे केव के स्टोन में ऐसी कुछ पेंटिंग्स बनाई जाती थी, और ये सारी की सारी हमें अलग अलग रीजन के केव में देखने को मिली हैं। अब सबसे पहला फेस हम बोले कि सबसे पहले हमारे अर्ली मैन या एल्डरली एंसेस्टर रहा करते थे जंगल में। तो वहां पे होता क्या था, प्रिमिटिव जितने भी ह्यूमंस थे ये प्लांट एंड एनिमल्स के पार्ट, और कौन से प्लांट से क्या फूड मिलेगा, कौन से एनिमल से कैसा फूड मिलेगा, उसके बारे में स्टडी किए। नेक्स्ट अगर बात करते हैं केव में, तो वो उन्होंने क्या किया, जब केव में रहना स्टार्ट किया तो केव की वॉल्स में ड्राइंग बनाया करते थे। तो उस ड्राइंग के एविडेंस से हमें पता चला दैट अवर एंसेस्टर समटाइम्स या अर्ली टाइम्स दे लिव्ड ऑन द केव। और लास्ट में उन्होंने स्टार्ट किया सेटलमेंट, मतलब वो अपने रहने के लिए एक जगह ठिकाना बनाए, वहां पे वो फार्मिंग भी किए, डोमेस्टिक एनिमल्स को अपने साथ रहे, और ऐसा करते करते स्टोन एज से कन्वर्ट हो गए वो सेटलमेंट लाइफ में। क्लियर। नेक्स्ट अगर बात करते हैं बायोलॉजी की ग्रोथ कैसे हुई, तो देखो बायोलॉजी की हमने बताया ना आपको कि बायो हमारी एक ऐसी सब्जेक्ट है जब ह्यूमंस का ग्रोथ हुआ या ह्यूमंस का जब एग्जिस्टेंस आया, लिविंग बीइंग का जब एग्जिस्टेंस आया, तब से बायोलॉजी सब्जेक्ट है। पर लोगों को पता नहीं थी इस सब्जेक्ट के बारे में। तो सबसे पहले कोई साइंटिस्ट जिन्होंने एनिमल्स के बारे में स्टडी किया, एनिमल के कैसी मॉर्फोलॉजी होती है, उनकी फिजियोलॉजी क्या है, उनके बॉडी में इंटरनल स्ट्रक्चर एनाटॉमी क्या है, उनके बॉडी की बेसिक लाइफ प्रोसेस के बारे में जब स्टडी किए, तो वो साइंटिस्ट थे हमारे कौन, एरिस्टोटल। 384 से 322 बीसी के बीच में इन्होंने जो भी डिस्कवरी की, रिसर्च की अबाउट लिविंग एनिमल्स, तो हमने इन्हें क्या बोल दिया, फादर ऑफ जूलॉजी, या सिंपली इनको बोला था फादर ऑफ बायोलॉजी। अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अगेन ये पेपर में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं थियोफ्रास्टस की, तो 370 से 285 बीसी के बीच में इन्होंने प्लांट्स पे रिसर्च किया, अलग अलग प्लांट, हर्ब, श्रब एंड ट्रीज जो भी हम देखते हैं, कैसे प्लांट में लाइफ प्रोसेस होती है, प्लांट कैसे कौन से एक्शंस को परफॉर्म करते हैं, उनके बॉडी में कोई भी सब्सटेंस का कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, कैसे फूड प्रिपेयर करते हैं, ये सारी की सारी चीजें थियोफ्रास्टस ने डिस्कवर की, और इसीलिए उनको बोला जाता है फादर ऑफ बॉटनी। अगेन अगर मैं बात करती हूँ हिपोक्रेट्स की, तो हिपोक्रेट्स 460 बीसी से 377 बीसी के बीच में इन्होंने मेडिसिन पे रिसर्च की, अलग अलग डिसीज को कौन से मेडिसिन क्योर कर सकती है इसके बारे में इन्होंने डिस्कवरी की, और इसी रीजन से इनको बोला जाता है फादर ऑफ मेडिसिन। 3 नाम याद रखना, सबसे पहला एरिस्टोटल, फादर ऑफ बायोलॉजी, दूसरा है हमारे थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस की अगर बात करें, फादर ऑफ बॉटनी, एंड इन द लास्ट हिपोक्रेट्स, फादर ऑफ मेडिसिन। क्लियर हुआ यहाँ पे। अब अगर एंशिएंट इंडिया की बात करें, तो एंशिएंट इंडिया का जो मेन फ्लरिशमेंट हुआ है, इंडिया की बात करें ऑल ओवर वर्ल्ड की नहीं, तो एंशिएंट इंडिया का फ्लरिशमेंट हुआ है 2500 से लेकर के 650 बीसी तक, और इसके बाद यहाँ पे क्लासिफाइड सिस्टम हमें अलग अलग देखने को मिले। अब जब ह्यूमंस में या इंडियन का जो भी यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ,
एंशियंट इंडिया का जब फ्लरिशमेंट हुआ तो इंडिया में अलग अलग एनिमल को अलग अलग नाम दिया गया था। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे एनिमल जो एग के थ्रू एग ले करते हैं, एग लेइंग होते हैं और उससे न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करते हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम बोलते क्या है, ओविपेरस। ओविपेरस एनिमल। पर एंशियंट इंडिया में ओविपेरस एनिमल्स को बोला जाता था क्या, अंडाज, ANDAJ, अंडाज। अंडे से बना है अंडाज। और ये ऐसे एनिमल होते थे जो एग लेकर के न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म का बर्थ करते थे। फॉर एग्जाम्पल, hen, birds, snakes, they all are the animals that gave birth to the new living organism by laying egg। और इन्हें अब बोला जाता है ओविपेरस, पर एंशियंट इंडिया में इन्हें बोला जाता था क्या, अंडाज। सेम तरीके से अगर मैं बात करती हूँ ऐसे एनिमल जो बर्थ देते हैं, बर्थ टू न्यू लिविंग एनिमल, उन्हें पहले बोला जाता था जीवाज, GIVAAJ। और आज उन्हें बोलते हैं हम क्या, विविपेरस। तो ये सारा कुछ हमें एंशियंट इंडिया के फ्लरिशमेंट या हिस्टोरिकल टाइम पे पता चलेगा, जीवाज कौन होते हैं, अंडाज कौन होते हैं। तो ये हमें सभी चीजें वहां पे पता चली। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम किस चीज की, कि बायोलॉजी की ग्रोथ कैसे हुई। तो देखो, बायोलॉजी की ग्रोथ मैंने आपको पहले बताया, बहुत पहले से हुई थी पर किसी को पता नहीं था। तो बायोलॉजी की ग्रोथ की बात करें तो सबसे पहले आता है 16th सेंचुरी, देन आता है हमारा 19th सेंचुरी, और उसके बाद जो भी करंट पे चल रहा हमारा 21st सेंचुरी। तो 16th सेंचुरी में सबसे पहले इन्वेंशन हुआ माइक्रोस्कोप का, मतलब कोई ऐसा डिवाइस जिसकी हेल्प से आप माइन्यूट लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म को देख सकते थे। उसकी डिस्कवरी हुई 16th सेंचुरी में, जिसको डिस्कवर किसने किया, उन्होंने ही जिन्होंने क्या किया था, हमारे सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था, एंड दैट वाज द लिविंग सेल। नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, मैं आपको बताऊंगी, वहां पे आपके लिए होमवर्क है। तो 16th सेंचुरी में माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी हुआ, और माइक्रोस्कोप की हेल्प से हुआ क्या, जितने भी माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स थे या ऑर्गेनिज्म थे, उनको हम लोग मैग्नीफाई करके लेंसेज की हेल्प से देखना स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट वही बात करते हैं 19th सेंचुरी में। तो 19th सेंचुरी में जब माइक्रोस्कोप के बारे में 16th सेंचुरी में पता चल गया, तो ऐसे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिसीज कॉज करते हैं, हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, मतलब कि जर्म्स, तो जर्म्स का यहाँ पे डिस्कवरी हुई एट द सेंचुरी 19th सेंचुरी। यहाँ पे सेल थ्योरी भी बनी। सेल थ्योरी कौन सी थ्योरी है, जो डिफाइन करती है कि कोई भी सेल हमारे अर्थ में कैसे आए। सेल है तो सेल का काम क्या है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये सारा का सारा सेल थ्योरी 19th सेंचुरी में किया गया। और साथ में थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जो कि बेसिक थ्योरी है या एक ऐसी थ्योरी है जिसकी हेल्प से हम लोग अपने एंसेस्टर से मॉडिफाई होकर के आज पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुए हैं। तो दैट इज थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, भी हमारी 19th सेंचुरी में ही क्या की गई है, बनाई गई है। अगर मैं आपको एवोल्यूशन के बारे में बात करूं तो एवोल्यूशन कहने का मतलब एक ऐसी थ्योरी जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में एक बेसिक से लिविंग ऑर्गेनिज्म को एडवांस करके, उसके बॉडी में वेरिएशन करके, सर्टेन एडेप्टेशन के बाद उसको एक मॉडिफाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म करती है, जो कि अपने चेंजिंग एनवायरनमेंट को बेटर क्या कर सकता है, अडेप्ट कर सकता है। वो मैं आपको बाद में हेरिडिटी में पढ़ाऊंगी। पर एवोल्यूशन का मतलब समझो आप, एक बहुत लंबे पीरियड ऑफ टाइम के बाद कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जब अपने एनवायरनमेंट के चेंज को अडेप्ट करता है, उस एडेप्टेशन से हमें जो नया मॉडिफाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं एवोल्यूशन, जो बेटर लिविंग ऑर्गेनिज्म के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं 21st सेंचुरी जो अभी चल रही है, तो 21st सेंचुरी में अब बायोलॉजी में बहुत सारी एडवांसमेंट आ गई है। यहाँ पे माइक्रोस्कोप को छोड़ करके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, मतलब हम एक सेल के अंदर भी क्या है उस चीज को अब देख सकते हैं।
साथ में यहाँ पे साइंटिस्ट अब एडवांसमेंट, एआई, बहुत सारे मशीन, रोबोटिक्स सब का यूज करके बहुत ही बायोलॉजी को वास्ट कर दिए हैं। मतलब अब आपके डीएनए में क्या है, जेनेटिक्स में क्या है, उसमें चेंज करके हम नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं, जिसे हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। आप क्लोनिंग मेथड से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेम टू सेम दूसरा वर्जन फॉर्म कर सकते हो, जिसे क्या बोलते हैं, क्लोन। तो क्लोन का फॉर्मेशन भी अब 21st सेंचुरी में पॉसिबल है। स्टेम सेल एक बेसिक प्रैक्टिस जो क्रायो प्रिजर्वेशन की प्रैक्टिस से, मतलब एक ऐसी आप बोल सकते हो एडवांसमेंट, जिसमें हम लोग क्रायो प्रिजर्वेशन करके किसी भी बेबी का स्टेम सेल स्टोर कर सकते हैं और उसे आगे आने वाली लाइफ में कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाना हुआ तो उस स्टेम सेल से ही हम नए ऑर्गन का फॉर्मेशन करवा सकते हैं। आजकल इसका प्रिजर्वेशन भी होने लगा। सेम तरीके से बायोटेक्नोलॉजी, या बायोटेक्नोलॉजी कहने का मतलब कि बायोलॉजी में टेक्नोलॉजी आ गई है जो हमें एडवांसमेंट की तरफ लेकर के जा रही है, और 21st सेंचुरी में ऐसे बहुत सारे चेंज हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट अब बात करते हैं कि जो एक एक्सप्लोजन हुआ है, या हम सिंपली बोले कि कैसे हमारी बायोलॉजी में ग्रोथ हुई है, वो एक चार्ट में देखा जाए तो सबसे पहले डिस्कवरी की पेस क्या थी और उसके एजेस के साथ कैसे वो बढ़ती गई। तो सबसे पहला फेज था हमारा स्लो ओरिजिन वाला, जहाँ पे नेचुरल नॉलेज के बारे में या हम अर्ली ह्यूमन की हिस्ट्री को पढ़ते हैं। वो कौन सा एज था हमारा? स्लो ओरिजिन था। फिर उसके बाद 20th सेंचुरी में मैंने आपको बताया कि 20th सेंचुरी तक माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हो गया, सेल थ्योरी आ गई, बहुत सारे नए नए एडवांसमेंट आ गए। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, सेलुलर एंड जेनेटिक सीक्रेट्स को फाइंड आउट करना शुरू कर दिया और लोगों के या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जीन्स में वर्क करना स्टार्ट कर दिए। और अभी ये 21st सेंचुरी और इसके आगे आने वाले टाइम पे बहुत ही फास्टर अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ हमें बायोलॉजी में देखने को मिलेगी। क्लियर इतना? वही जो मैंने आपको भी प्रीवियस समझाया, जस्ट वही चीज था दूसरे शब्दों में। नेक्स्ट अगर बात करते हैं ब्रांचेस बाय मेजर ऑर्गेनिज्म एंड इट्स टाइप, ये टॉपिक हम अभी बताते हैं कि अगर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी को टोटल 3 ब्रांच में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो अगर प्लांट एंड प्लांट के स्पीसीज को पढ़ेंगे तो उस ब्रांच को बोला जाता है बॉटनी, इसको सिंपली प्लांट साइंस भी बोलते हैं। यहाँ पे हम किसी भी प्लांट की एनाटॉमी, मतलब उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है, और साथ में टेक्सोनॉमी, मतलब उसकी नेमिंग क्या है, वो किसी भी ग्रुप ऑफ, मतलब जो हम लोग कैटेगराइजेशन करते हैं ना लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो वहां पे कौन सी रैंक पे आता है, ये सारी की सारी चीजें हम कौन से उसमें पढ़ेंगे, ब्रांच में बॉटनी में पढ़ेंगे। नेक्स्ट अगर जूलॉजी, जू पता है ना आपको, जहाँ पे एनिमल्स को केज में रखा जाता है, तो जू से बना है जूलॉजी, जो किसके बारे में बताएगा, इट डिस्क्राइब अबाउट द एनिमल स्पीसीज। तो एनिमल स्पीसीज को जिसमें हम पढ़ते हैं जूलॉजी को, उसी को सिंपली एनिमल साइंस बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग एनिमल के बिहेवियर को पढ़ेंगे, मतलब अलग अलग रीजन में पाए जाने वाले एनिमल। फॉर एग्जाम्पल अगर आप डेजर्ट एरिया में देखो तो कैमल पाया जाता है, वहां पे प्लांट कौन सा होता है, कैक्टस वगैरह। तो डेजर्ट प्लांट, सॉरी डेजर्ट एनिमल जैसे कि कैमल हो गया, वो उस चेंजिंग इन्वायरमेंट में अडेप्ट करने के लिए क्या क्या चेंजेस लाता है, वो सारी चीजें हम जूलॉजी में पढ़ेंगे। ऐसे अगर हम बात करते हैं किसकी, पेंगुइन की बात करें, पोलार बियर की बात करें, तो ये कोल्डर रीजन में पाए जाने वाले एनिमल है। तो कोल्डर रीजन में पाए जाते हैं, मतलब कि इनकी बॉडी में अलग अलग चेंजेस होते हैं। ये कोल्ड टेम्परेचर को अडेप्ट करने के लिए कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं अपनी बॉडी में, तो ये भी हम जूलॉजी में पढ़ेंगे। सेम तरीके से फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी कहने का मतलब फिजिकल फीचर, विच मीन्स कि अगर हम बात करें किसी भी पर्टिकुलर एनिमल की, तो एनिमल में आपने देखा होगा, अगर जिराफ को देखो तो बहुत लंबी सी नेक है। सेम तरीके से अगर दूसरे एनिमल की बात करो, स्नेक, तो ऐसा राउंड सा घूमता हुआ दिखेगा। बर्ड की बात करो तो बर्ड के विंग्स होते हैं। तो ये सारे फिजिकल फीचर भी हम जूलॉजी में ही पढ़ेंगे। और लास्ट है इकोलॉजी। इकोलॉजी कहने का मतलब कि उनका इन्वायरमेंट से कैसा इंटरेक्शन है, कैसे वो बिहेव करते हैं, ये सारा चीजें हम पढ़ेंगे कहाँ पे, जूलॉजी में। लास्ट साइंस ब्रांच है हमारी ह्यूमन बायोलॉजी, जिसे ह्यूमन साइंस बोलते हैं। अब देखो ह्यूमन बायोलॉजी, ऑल्दो हमें पता है कि ह्यूमंस भी एनिमल हैं, पर इसको ह्यूमन साइंस के इनसाइड अलग से इसलिए पढ़ा जाता है
बिकॉज ह्यूमंस आर द मोस्ट एडवांस लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल ओवर द अर्थ, क्योंकि उनके पास हायर थिंकिंग कैपेसिटी होती है ब्रेन वाइज, उनकी बॉडी एडवांस हो चुकी है, दे हैव द एबिलिटी टू स्पीक, दे हैव एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड, हर चीज़ बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट है किसमें, ह्यूमंस में है। इसी बेसिस की वजह से हमने ह्यूमन साइंस को एक अलग से ब्रांच बना दिया है, और जहाँ पे हम लोग ह्यूमंस की एनाटॉमी मतलब ह्यूमन के इनसाइड जो स्ट्रक्चर है, ऑर्गन है, वो कैसे फंक्शन करते हैं, कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम है, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। नेक्स्ट ह्यूमंस की फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी मतलब उनके फिजिकल फीचर्स, और साथ में एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी कहने का मतलब ह्यूमंस में एवोल्यूशन कैसे हुआ, उनका एंसेस्टर से क्या रिलेशन है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं अपने ह्यूमन साइंस में। क्लियर? आज के लिए इतना ही, यहीं पे सेशन कंप्लीट करते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।